आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक, तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th चैप्टर शुरू किए हैं। ये यूनिट 9 है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने अपने पिछले वीडियो में हमने मतलब कि अपने पहले लेक्चर में बताया था टाइप ऑफ साल्ट, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, फिर मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया था कि टाइप ऑफ लिगेंड्स, सिनर्जिक बॉन्डिंग। मैंने अपना ये दोनों वीडियो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। अगर आप लोग मेरा वीडियो शुरू से देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा भी आएगी। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे, क्या? चिलेट लिगेंड्स। ठीक, चिलेट लिगेंड। देखिए चिलेट लिगेंड होता क्या है। इसमें हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि हमारी एनसीईआरटी ये कहती है कि जब डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स अपने दो या दो से अधिक डोनर एटम को यूज करती है सेंट्रल मेटल आयन के साथ, मतलब कि बॉन्ड बनाने के लिए या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं? चिलेट लिगेंड। ठीक, इसमें देखिए लिखा भी है, व्हेन डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड uses its two or more donor atom simultaneously to bind a single metal ion, it is said to be चिलेट लिगेंड। तो आप लोग चिलेट लिगेंड जान ही गए होंगे कि जब डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स अपने डोनर एटम को साइमल्टेनियसली यूज करती है सिंगल मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, तो ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे लिगेंड को कहते हैं चिलेट लिगेंड। अब क्या कहता है? द नंबर ऑफ सच लाइगेटिंग ग्रुप इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द लिगेंड। जो लिगेंड होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ मतलब कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और उसके साथ लाइगेट करते हैं, तो इस लाइगेटिंग ग्रुप को क्या कहा गया है? डेंसिटी। देखिए ये एनसीईआरटी लिखती है। अब मैं बताता हूँ कि ये डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी मैंने आपको कल बताया था, मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? मोनो को यूनिडेंटेट, बाई को डाई लिखा है, डाईडेंटेट, तो सब सेम ही है। तो इसमें मैंने कहा था कि मोनोडेंटेट लिगेंड वो होता है जो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को केवल 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, वो मोनोडेंटेट कहलाता है। ठीक, तो लिगेंड जो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया सेंट्रल मेटल एटम को, तो ये मोनोडेंटेट हुआ और इसकी डेंसिटी क्या होती है? 1। समझ गए? जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उतनी उसकी डेंसिटी होगी। ठीक, तो डेंसिटी इसमें लिखा है एनसीईआरटी में, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिखा है। जो मैं बता रहा हूँ वो जैसे डाईडेंटेट लिगेंड, डाईडेंटेट की डेंसिटी कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इसलिए हम लोग पढ़ते थे ट्राईडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट की डेंसिटी कितनी होती है? उसकी होती है 6, क्योंकि वो 6 लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक, अब देखिए, अब हम यहाँ पे एक और अपने से मैंने बना के लिखा है डिफिनीशन। ये क्या है? लिगेंड विच फॉर्म रिंग लाइन स्ट्रक्चर व्हेन बॉन्डेड विथ सेंट्रल मेटल एटम आर नोन एज चिलेटिंग लिगेंड। इसमें क्या कह रहा है? वह लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ मतलब कि बॉन्ड बना के रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको क्या कहते हैं? चिलेटिंग लिगेंड। जैसे EDTA4- का हमने स्ट्रक्चर बनाया था, बहुत अच्छे तरीके से बनाया था। आप लोग वहाँ पे देखिएगा तो वहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है। ठीक, तो ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग फॉर्मेशन करें, उस लिगेंड को हम लोग क्या कहते हैं? चिलेटिंग लिगेंड्स। ठीक, एग्जांपल है EDTA4-। ठीक, अभी हम लोग रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, अब इसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? तो इसमें लिखा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल एटम आयन। ठीक, इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, तो इसमें यह लिखा है कि सेंट्रल मेटल एटम जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है? जितना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो क्या हो जाएगा? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है कि जितने भी लिगेंड हमारे मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ बाइंड होंगे या बॉन्ड बनाए होंगे, वो क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो देखिए
एनसीईआरटी वाला आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिखा रहता है। बस आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल एटम, बस इतना याद कर लेंगे तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ऐसे ये PtCl6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? पीटी का, PtCl6 कॉम्प्लेक्स में पीटी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। ठीक, ये देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर Pt2 प्लस आयन कितना होगा? पीटी का कितना होगा? पीटी का होगा 6, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेटिनम में कितना होगा? प्लेटिनम में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। ठीक, अब देखिए इसी तरह ये निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? निकिल के साथ कितना ये लिगेंड जुड़े हुए हैं? 4, तो निकिल का कितना हो जाएगा? निकिल का हो जाएगा 4। ठीक, अब देखिए तो एनसीईआरटी लिखी है कि जितने लिगेंड जुड़े होंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। अब देखिए, अब इस हिसाब से कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल एटम आयन। ठीक, तो अब देखिए ये Cl6 है। Cl6 क्या होता है? Cl माइनस ये उसमें आता है, ये नेगेटिव चार्ज लिगेंड है। तो नेगेटिव चार्ज लिगेंड है तो ये क्या हो जाएगा? ऑल नेगेटिव चार्ज लिगेंड क्या होते थे? मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ठीक, मोनोडेंटेट, तो नेगेटिव चार्ज जितने आयंस होते हैं मोनोडेंटेट होते हैं। देखिए ये 6 है तो एक लिगेंड कितना लोन पेयर देगा? इलेक्ट्रॉन पेयर 1, तो 6 कितना देगा? 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर पीटी एक्सेप्ट कर लेगा। तो वही लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल एटम, तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसमें ये भी देखो, ये न्यूट्रल था ना, ये न्यूट्रल था। जो जितने भी न्यूट्रल होते हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स में। तो मोनोडेंटेट्स में एक लिगेंड NH3 का, एक NH3 4 है, तो एक NH3 कितना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को देगी? 2, तो 4 कितने देंगे? मतलब कि 4 देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो आप लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल एटम से समझिएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए इसमें Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? देखिए ये आप लोग ध्यान दीजिए, इसको मैं कल बताया था, इसको मैं बाइडेंटेट लिगेंड में कल बताया था। ये क्या होता है? ऑक्सलेटो बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड में आता है। तो देखिए ये Fe को, एक ऑक्सलेटो Fe को कितना लोन पे इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर देगा? 2, 3 कितना देगा? 6। ठीक, 3 है तो ये 6 देगा। तो Fe का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसमें? 6। ठीक, अब देखिए CO कार्बोनिल होता है, यो कार्बोनिल होता है। ठीक, कल के लेक्चर में इसको कार्बोमिल बोल दिया था, कार्बोमाइल नहीं, ये कार्बोनिल होता है। ठीक, कार्बोनिल होता है CO। तो अब देखिए ईएन हम लोग क्या पढ़ते थे? इथेन 1,2 डायामीन या इथाइलिन डायमीन। तो ईएन हम लोग इसको पढ़ते थे बाइडेंटेट लिगेंड या डाइडेंटेट लिगेंड। ठीक, बाइडेंटेट लिगेंड पर एक ईएन कितना CO को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा? 2, 3 कितने देंगे? 6, तो इसमें CO का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। मैं आप कोऑर्डिनेशन नंबर का एक और फार्मूला बताता हूँ, उसको आप लोग याद रखिएगा तो उससे आपको एकदम आसानी से आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। ठीक, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। देखिए इसमें नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 3 है। हम Fe का मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहते हैं। ठीक, तो इसमें C2O4 3, मतलब कि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 3। और इसकी डेंसिटी क्या होती है? बाइडेंटेट है ना, तो इसकी डेंसिटी 2 होगी। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको लिखिए नंबर ऑफ लिगेंड्स 3 इंटू ईएन की डेंसिटी क्या है? ये बाइडेंटेट है ना, तो ईएन की डेंसिटी हो जाएगी 2, तो कितना हो जाएगा? 6।
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, ऐसा भी आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। अब देखिए इसको भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स 6 है, डेंसिटी 1 है, तो 6 × 1 6। इसका भी नंबर ऑफ लिगेंड्स 4 है, डेंसिटी 1 है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, तो आपको चिलेट लिगेंड और कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई दिक्कत अब नहीं होगी। आप लोग एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिएगा, और क्वेश्चन भी किसी भी बुक से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक, इसको नोट करिए, फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर एंड चिलेटिंग रिंग। आप तो अभी कोऑर्डिनेशन नंबर का कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो अगर इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो आप लोग बता देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करना है और चिलेटिंग रिंग कैसे फाइंड करना है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये COEN का होल था Cl3। अब इसमें पहचानिए, आपको मैं कल बताया था कि ये EN इथाइलिन डाइअमीन या इथेन 1,2 डाइअमीन, तो ये कौन सा मतलब कि मोनोडेंटेट था कि बाइडेंटेट था कि पेंटाडेंटेट था। ठीक, तो इसको आप लोग थोड़ा सोचिए, याद करिए। अभी वीडियो के शुरू में भी मैं बताया था, अभी आप इसको जितने मोनोडेंटेट बाइडेंटेट है ना, उनको सबको अब याद कर लीजिए, वो आपको काम देने वाले हैं। ठीक, अब देखिए EN हमारा क्या है, EN हमारा क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक, बाइडेंटेट लिगेंड है, चलिए ठीक है। अब देखिए हम इसका फाइंड करते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, आपने रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर 11th क्लास में फाइंड किया होगा, हम उसी तरीके से करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर हमको CO का मतलब कि कार्बोनिल का कार्बन मोनोऑक्साइड CO का मतलब कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट का हम वो कोबाल्ट, ये कार्बोनिल नहीं है, कोबाल्ट है। ठीक, कंफ्यूज मत होना, ये है कोबाल्ट। अब देखिए ये हमको कोबाल्ट का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। ठीक, अब हम इसको फाइंड करते हैं, कोबाल्ट में ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ठीक, ये इसमें क्या करते हैं, जिसका हमको फाइंड करना हो ना उसको हम X मान लेते हैं। ठीक, 11th क्लास में ऐसे ही करते थे। और EN में जब हमने बाइडेंटेट लिगेंड लिखा था तो इसमें कोई चार्ज नहीं था ना। जब इसमें कोई चार्ज नहीं हो, हम तो इसका कोई चार्ज नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0 चार्ज मानते ना, 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं था, तो EN + 0, 0 कोई मतलब होता नहीं है। अब देखिए बाहर वाला Cl3, Cl पे कौन सा चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। ठीक, ये -1 चार्ज होता है, एक क्लोरीन पे -1 तो 3 क्लोरीन पे -3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3 = 0। ऐसे हम लोग 11th क्लास में फाइंड करते हैं। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, x - 3 = 0, x = 3। ठीक, अब इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं 6। ठीक, अब देखिए एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, थोड़ा याद करने वाली चीज़ है, आप उसको याद कर लेंगे तो आपका यूनिवर्स में कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा, जहाँ जितनी बुक लिखी होगी। ठीक, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी ट्राइडेंटेट मतलब कि जैसे कि मोनोवायलेंट आयन, बाई वायलेंट आयन ना, वैसे ट्राई वायलेंट आयन, अगर ये ट्राई वायलेंट आयन जितने भी होते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक, जितने भी ट्राई वायलेंट आयन होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, एक्सेप्ट Au+3, Al+3, एल्युमिनियम +3, गोल्ड +3। समझ गए, Au+3 Al, ये क्या है, जो जिसके ऊपर +3 चार्ज होता है वो क्या होता है, ट्राई वायलेंट आयन होता है। ठीक, ये ट्राई वायलेंट आयन होता है, इन दोनों कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 दोनों हो सकता है। इसके अलावा जितने भी ट्राइडेंटेट लिगेंड होंगे उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, अब ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं हम, जितना ये मतलब कि हमारे कॉम्प्लेक्स में है, ब्रैकेट में है EN3 और CO, हम इसको लेंगे तो इसमें देखिए EN3 CO से जुड़ा हुआ है ना, 3EN जुड़ा हुआ है ना, तो नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हम लोग करते थे नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड कितने, 3, ये कौन सा लिगेंड है, बाइडेंटेट,
तो इसकी कितनी जाएगी 2, 3 इंटू 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और जैसे मैं बताया कि जितने भी ट्राईवैलेंट आयन होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, एक्सेप्ट Au+3 Al+3 इन दोनों का होता है 4 और 6 दोनों। ठीक, ये हो गया। चलिए ठीक है, अब ये वाला देखते हैं। अब देखिए, हाँ, एक और है चिलेटिंग रिंग। चिलेटिंग रिंग क्या होता है, यहाँ देखिए, चिलेटिंग रिंग पूरा नहीं लिखेंगे हम, CR क्या होगा इसका मतलब, चिलेटिंग रिंग। चिलेटिंग रिंग क्या होता है, चिलेटिंग रिंग होता है इसका, चिलेटिंग रिंग ये होता है डेंसिटी -1। ठीक, चिलेटिंग रिंग क्या होता है, डेंसिटी -1। तो देखिए इसकी डेंसिटी, ये बाइडेंटेट है ना, डाइडेंटेट, तो इसकी डेंसिटी 2 होती है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, 2 - 1 = 1 ना। इसकी डेंसिटी 2 होती है तो 2 - 1, लेकिन ये 3 EN है ना, 3, तो हम क्या लिखेंगे, एक का तो 2 × 2 - 1, एक की मतलब एक EN का डेंसिटी 2 है, मतलब ये 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ×3, तो चिलेटिंग रिंग कितना आएगा 3। ठीक, ये हो गया डेंसिटी, चिलेटिंग रिंग = डेंसिटी -1। इसको मैं बना के दिखा देता हूँ, ये देखिए, NH2CH2 NH2CH2 ये हो गया, NH2 NH2 CH2 CH2 NH2 NH2 CH2 CH2। देखिए इसमें चिलेटिंग रिंग कितना है, 1 2 3, इसमें रिंग 3 है ना। तो चिलेट लिगेंड क्या होता था, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ मिलके रिंग का फॉर्मेशन करता था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चिलेट लिगेंड। तो ये देखिए EN क्या है, इथाइलिन डायमीन क्या है, चिलेट लिगेंड है। इसकी मतलब कि चिलेटिंग रिंग कितनी आई, 1 2 3 आई ना। देखिए डेंसिटी -1, एक की डेंसिटी मतलब कि एक EN इथाइलिन डायमीन 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, तो उसकी डेंसिटी मतलब कि वो डेंसिटी 1 की 2 हो जाएगी, तो डेंसिटी 2 - 1 = 1, तो ये 3 है तो ×3 कर देंगे, तो चिलेटिंग रिंग कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक, आप लोग समझ गए हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, और चिलेटिंग रिंग कैसे निकाला जाता है। ठीक, ये बोर्ड वाले भी ध्यान दें और कंपटीशन वाले और अच्छी तरीके से ध्यान दें। बोर्ड वाले मेरा लेक्चर पढ़ने के बाद उनको ये सब समझ लेना है, फिर उनको NCERT में जाना है, फिर NCERT में जितना लिखा है उसको पढ़ना है, उसमें जितना एग्जाम्पल दिया है मैं यहाँ पे सब करा चुका होता हूँ, तो आप जितना वहाँ दिया है उसको याद करना है, फिर आपका काम तमाम हो जाएगा, मतलब कि चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक, चैप्टर एंड हो जाएगा तो आप इसको फिर दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा 2-3 बार, तो एकदम अच्छे से आने लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा। फिर आप बोर्ड और नीट JEE दोनों के लिए तैयार हो जाएंगे, तीनों के लिए। ठीक, अब देखिए हम इसमें सर्च करते हैं, इसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर सर्च करते हैं, वो ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, इसमें क्या है, ये देखिए CuNH2 का होल ट्वाइस, ये देखिए ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये होता था, ये क्या होता था, ये हमारा क्या होता था, ये अमोनिया होता, तो यूरिया होता था। ठीक, आपको बना देता हूँ यूरिया, C+NH2, ये क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, यूरिया होता है। यूरिया हम लोग किस में लिखे थे, न्यूट्रल लिगेंड में लिखे थे ना, तो यूरिया क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक, यूरिया न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं, मतलब 0 चार्ज। तो हम देखिए कॉपर का हमको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना, तो हम क्या लिखेंगे, कॉपर की जगह X मान लेंगे, 2Cl ना, एक Cl पे -1 चार्ज होता है ना, तो 2 है तो ये जाएगा -2। ठीक, 2 है तो -2 हो जाएगा। अब ये क्या है, इसके 0 चार्ज है तो +0 लिख के =0 कर दो, या लिखो ही मत उसको। अब x - 2 = 0, x = कितना आया, 2, कितना आया
कॉपर प्लस 2 ये आया, ठीक, ये आया कॉपर प्लस 2 आया, ठीक, ये आया। अब देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये देखिए ये कितना मतलब कि यूरिया, मतलब कि ये यूरिया, हाँ यूरिया ही है, ये यूरिया कितना है, दो है ना। तो यूरिया जब हम न्यूट्रल लिगेंड में लिखे थे तो क्या आता था ये, मतलब कि नहीं सॉरी यूनिडेंटेट लिगेंड में आता था, मोनोडेंटेट में, ये भी मोनोडेंटेट में। तो देखिए ये मोनोडेंटेट में तुम्हें मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो मतलब कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। अब देखिए सभी जितने भी मतलब कि बाईवैलेंट आयन होते हैं, मतलब डाईवैलेंट आयन जितने भी होते हैं, बाईवैलेंट आयन, उनको उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 और 6 दोनों होता है, ठीक, 4 और 6 दोनों होता है। बट Pt+2 का ओनली 4 होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, Pt+2 एंड Pd+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर ओनली 4 होता है, ठीक। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अब क्या आ गया, चिलेटिंग रिंग आ गया। अब हम चिलेटिंग रिंग निकालेंगे। चिलेटिंग रिंग क्या होता है, डेंसिटी -1। देखिए ये सब मोनोडेंटेट है ना, जब ये सब मोनोडेंटेट है तो क्या हो जाएगा, -1 = 0। इसमें कोई चिलेट रिंग बनी गई नहीं ना, तो इसकी चिलेटिंग रिंग 0 हो गई। ऑक्सीडेशन नंबर में निकाल लिए हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर में निकाल लिए, ठीक। आप देखिए इसमें आते हैं, इसका देखिए ये क्या है, Ca+2, कैल्शियम +2 है ये। अब देखिए इसका EDTA ये क्या होता था हमारा, जब EDTA की पावर -3 लगा होता था चार्ज में, तो क्या होता था, पेंटाडेंटेट लिगेंड, ठीक। अब EDTA -4 है तो ये क्या हो जाएगा, हेक्साडेंटेट लिगेंड हो जाएगा, ठीक। तो जब हेक्साडेंटेट लिगेंड हो जाएगा तो ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपली हम निकाल लिए ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। अब देखिए अब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक। इसका जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आएगा X-4, इसको अभी क्यों लिखे हैं, ठीक, X-4 = -2 है ना। देखिए ये क्या था, X-4 = -2, तो X = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैल्शियम का +2 आ जाएगा, यहाँ पे +2 लिखा भी था, सही था, ठीक, समझ गए। अब देखिए इसका चिलेटिंग रिंग क्या कैसे निकालेंगे, चिलेटिंग रिंग हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका चिलेटिंग रिंग हम लोग निकालेंगे कैसे, डेंसिटी -1, तो ये क्या था, हेक्साडेंटेट, मतलब 6 -1 = 5, इसका चिलेटिंग रिंग 5 हो गया, ठीक। आप लोग ऐसे अगर पूछे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, चिलेटिंग रिंग कैसे निकालेंगे, अगर कैलकुलेट करने के लिए दे दिया गया है तो इस मेथड से आप निकालेंगे तो आपको एकदम आसानी होगी, अच्छे से इसको लगा लेंगे, ठीक। आप लोग इसको नोट करिए, हम आगे पढ़ाते हैं, ठीक। आइए अब हम पढ़ेंगे क्या, IUPAC नॉमेनक्लेचर। देखिए हमने ऑर्गेनिक में तो IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ चुका है। अब हम अपने इस चैप्टर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे वो हम बताने जा रहे हैं, ठीक। अब देखिए IUPAC नॉमेनक्लेचर लिख लेते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर, चलिए ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर देखिए इसका हम पहला हमारा क्या होता है रूल, पहले क्या लिखते हैं, हमको कॉम्प्लेक्स हमको दिया रहेगा, उसमें हमको डिटरमाइन करना होगा कौन कटायन है, कौन एनायन है, ठीक। अब देखिए कौन कटायनिक पार्ट है, कौन एनायनिक पार्ट है, ठीक। इसमें क्या कहता है, पहले हमको लिखना है क्या,
कटायनिक पार्ट, फिर एनायनिक पार्ट। हमको क्या करना है, फर्स्टली डिटरमाइन करना है कि कौन सा कटायनिक पार्ट है, कौन सा एनायनिक पार्ट है। ठीक, तो डिटरमाइन कटायनिक एंड एनायनिक पार्ट। ठीक, पहले हमको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स दिया होगा, उसमें क्या कटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट डिटरमाइन करेंगे। फिर दूसरा क्या है, दूसरा हम करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आयन का निकालेंगे। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम पहले। अब ये डिटरमाइन, उसके बाद क्या डिटरमाइन करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। देखिए अभी हमें आपको बता रहे हैं कि क्या क्या करना है, फिर हम जब क्वेश्चन देंगे तो आपको बहुत अच्छे से रट जाएगा, याद नहीं रट जाएगा। ठीक, अब देखिए थर्ड क्या लिखेंगे, थर्ड पे क्या आ गया, फिर हम क्या लिखेंगे, पहले कटायन। पहले हम कटायन लिखेंगे, स्पेलिंग अगर गलत होगी तो आप लोग देख लीजिएगा गूगल में सर्च करके। ठीक, अब कटायन, फिर क्या लिखेंगे, एनायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे लास्ट में। ठीक, पहले कटायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे, फिर एनायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे। सबसे पहले कटायनिक कॉम्प्लेक्स में रहेगा कटायन, तो कटायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे, फिर लास्ट में एनायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे। बीच में क्या होगा हम वो बता रहे हैं। ठीक, ये जो डैश 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 है ना, तो हम बता रहे हैं इसमें क्या होगा। इसमें यह होगा कि नंबर ऑफ लिगेंड्स, देखिए कटायनिक और एनायनिक पार्ट में रिपीटेशन अलाउ नहीं है, समझ गए, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसमें क्या लिखा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जैसे कि कटायन आ गया, जैसे कि K4 आ गया, मतलब मान लीजिए कहीं K4 आ गया। ठीक, तो हम उसको ये नहीं लिखेंगे टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, हम केवल क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे। इसीलिए उसमें क्या करें, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अभी करेंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा। ठीक, फिर कटायन पहले लिखेंगे, फिर एनायनिक पार्ट लिखेंगे, बीच में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स, फिर नेम ऑफ लिगेंड्स, with alphabetical order। ठीक, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स, नेम ऑफ लिगेंड विथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, फिर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, ये लिख दिए, इतना हो गया। ठीक, पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हमको कॉम्प्लेक्स कोई दिया रहेगा, उसमें हमको सबसे पहले डिटरमाइन करना होगा कौन सा कटायनिक पार्ट है, कौन सा एनायनिक पार्ट है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सेंट्रल मेटल एटम की। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, जब हम नाम लिखेंगे कटायनिक पार्ट का पहले नाम लिखेंगे, फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, एनायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे। जो कटायनिक और एनायनिक पार्ट है उसमें रिपीटेशन नहीं अलाउ है। ठीक, फिर जैसे कटायन का नाम लिख गया, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, नेम ऑफ लिगेंड्स विथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, फिर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आयन। ठीक, इतना हो गया। अब ये देखिए हमारा इतना हो गया। ठीक, अब एक कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा लिख देते हैं, ऐसे बता देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा कि अगर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कटायनिक पार्ट में आता है, कटायनिक या न्यूट्रल पार्ट में आता है। ठीक, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कटायनिक या न्यूट्रल पार्ट में आता है, तो उसका नाम लिखने के लिए हमें कोई सफिक्स की जरूरत नहीं होती। ठीक, जैसे कि Fe है, अगर ये कटायनिक या न्यूट्रल पार्ट में आ गया तो इसका नाम लिखने के लिए हमको केवल आयरन ही चलेगा। ठीक,
समझ गए। और बस एजी का जैसे लिख लिए, एजी का क्या हो गया, सिल्वर। ठीक, हमको कोई सफिक्स की जरूरत नहीं पड़ती अगर सेंट्रल मेटल एटम कटायनिक पार्ट में आ गया या न्यूट्रल पार्ट में आ गया। अगर सेंट्रल मेटल एटम एनायनिक पार्ट में आ गया, ठीक, या एनायनिक कॉम्प्लेक्स में आ गया, एनायनिक पार्ट में आ गया, तो हम उसका नाम कैसे लिखेंगे? उसका नाम देखिए, उसके नाम सफिक्स में क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। ठीक, सफिक्स में क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। जितना बोल रहा हूं मैं, लिख नहीं रहा हूं, उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक, देखिए अगर कटायनिक पार्ट में आ गया, ये तो मान लीजिए एनायनिक पार्ट में आ गया, लिख ही देता हूँ, ये कटायनिक पार्ट में, कटायनिक और न्यूट्रल, कटायनिक और न्यूट्रल नो सफिक्स फॉर सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, देखिए कटायनिक और न्यूट्रल नो सफिक्स फॉर सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक, अब देखिए अगर आ गया एनायनिक, एनायनिक में आ गया तो सफिक्स क्या आ जाएगा, सफिक्स क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा ना, फॉर सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक, अब देखिए मैं लिखता हूं आयरन का, आयरन का क्या हो जाएगा, फेरेट। इसका एयू का क्या हो जाएगा, आउरेट। एजी का क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट। जिंक का क्या हो जाएगा, जिंकेट। ठीक, एचजी का क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेट। ठीक, ऐसे हो जाएगा। जब एनायनिक पार्ट में हमारा सेंट्रल मेटल एटम आएगा तो उसके सफिक्स के आगे एट लगा देंगे तो ये हो जाएगा आयरन का मतलब कि एफी का फेरेट, एयू का आउरेट, एजी का अर्जेंटेट। ठीक, जेडेड का जिंकेट, एचजी का मर्क्यूरेट। ठीक, आप लोग इस नॉमेनक्लेचर को मतलब स्टेप बाय स्टेप में बताया हूँ। अगर ये आपको याद हो गया, अगर ये आपको आ गया, आपके दिमाग में बैठ गया, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, तो ये आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलत होने वाला। मतलब इसको मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे लेक्चर के बाद आपको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, आप इसको नोट करिए, मैं क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए अब हम आईयूपीएससी कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हैं, हम इसका हम आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर लिखते हैं। ठीक, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर लिखते हैं तो पहले हम इसको पहचानते हैं कौन कटायनिक पार्ट है, कौन एनायनिक पार्ट है। ठीक, अब देखिए इसमें कौन कटायनिक पार्ट है, कौन एनायनिक पार्ट है, तो हम इसको तोड़ लेते हैं। जब हमने अपने पिछले लेक्चर में इसको किया था तो हम इसको मतलब कि पिछले लेक्चर, पहले लेक्चर में मैंने इसको तोड़ के बताया था कि कौन सिंपल कटायन, सिंपल कॉम्प्लेक्स एनायन, ऐसे वैसे बताया था। तो फिर से इसको तोड़ते हैं तो देखिए ये टूटेगा तो 4K प्लस ये क्या हो जाएगा, FeCN का होल 6 माइनस 4। देखिए ये क्या हो गया, ये कटायनिक पार्ट हो गया, ये एनायनिक पार्ट हो गया। कटायनिक पार्ट क्या है, सिंपल कटायन है। एनायनिक पार्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स एनायन है। ठीक, ये सिंपल कटायन है, ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। ठीक, आप लोग जान गए हैं कि ये कटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है। ठीक, तो हमने हमारे पहले ही उसमें मतलब कि पहले ही रूल में जब हम आईपीएससी का रूल लिखे थे तो पहले ही रूल में ये था कि पहले कॉम्प्लेक्स में पहचाने कौन कटायन है, कौन एनायन है। ठीक, हम लोग पहचान गए कौन सा एनायनिक पार्ट है, कौन सा कटायनिक पार्ट है। अब दूसरा क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ना। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालना है। ठीक, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक, इसका तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो देखिए ये पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, K प्लस चार्ज होता है ना, 1 चार्ज होता है ना। जितना चार्ज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में उसी को लिखते हैं। ठीक, अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालेंगे आयरन का, Fe का, तो क्या हो जाएगा, K प्लस में मतलब कि +1 चार्ज होता है ना, तो 4 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 प्लस Fe का निकालना है तो हम इसको X मान लेते हैं। ठीक, X मान लिया। ठीक, अब सी हम देखिए मैं जब मैं ये
एम्बीडेंटेन लिखाया था तो Cn माइनस लिखा था ना। Cn के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि Cn के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। जो मैंने मोनोडेंटेट लिगेंड नेगेटिव चार्ज वाले बताए थे एम्बीडेंटेन, वो सब अगर आपको याद रहा, पता रहा, तो आपको चार्ज याद रहा, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बहुत अच्छे तरीके से नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। मेरा जो ये मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये जो टॉपिक है, ये लेक्चर है 12th क्लास का, अगर मेरा आपको शुरू से एक एक बात याद रही तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कहीं भी, ठीक। अब देखिए ये 4 + 6 हो गया। अब ये Cn क्या है? -1 होता है ना, तो Cn 6 है ना, तो -6 ना, इसका -1 चार्ज होता है Cn का, तो 6 Cn का क्या हो जाएगा? -6 इक्वल टू, हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालते थे 11th क्लास में तो इक्वल 0 कर देते थे, ठीक। अब देखिए ये देखिए x, चलिए अच्छे से बताते हैं आपको, एकदम सिंपल से 4 + x, ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए x, ये 4 इधर जाएगा कितना हो जाएगा? 6 - 4 इक्वल टू 2, तो Fe कितना आया? 2+ आया, ठीक। Fe कितना आया? 2+, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? 2+ आया, ठीक। अब ये आ गया, ठीक। अब इसका हम ये करते हैं, नाम लिखते हैं, ठीक। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल लिया। हमारा दूसरा मतलब कि रूल का दूसरा मेथड कंप्लीट हो गया। हम तीसरे पे क्या आते हैं? थर्ड पे क्या था? पहले हम कटायनिक पार्ट लिखते हैं, फिर लास्ट में एनायनिक पार्ट लिखते हैं, ठीक। हमारा कटायनिक पार्ट क्या है? 4 है ना, तो क्या हो जाएगा? ये पोटेशियम है, टेट्रा पोटेशियम नहीं है। 4 को हम टेट्रा नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है। मतलब कि कटायनिक या एनायनिक पार्ट लिखेंगे तो उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? पहले पोटेशियम, ठीक। इसका हम पहले क्या लिखेंगे? पोटेशियम लिख दिए। फिर हम बीच वाला लिखते थे, ठीक। बीच वाला क्या लिखते थे? ये कि नंबर ऑफ लिगेंड, मतलब कि नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 6 है, तो 6 को क्या लिखेंगे? हेक्सा, ठीक। ये हो गया, हेक्सा हो गया, पोटेशियम हेक्सा, ठीक। ये क्या है? कटायनिक पार्ट है ना। कटायनिक पार्ट हम लोग क्या करते थे? कटायनिक पार्ट हम लोग करते थे साइनाइडो। क्या लिखते थे? साइनाइडो, ठीक। ये हो गया पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। अब क्या हो गया? पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। इसके बाद हम लोग क्या लिखते थे? नेम ऑफ लिगेंड हो गया। नेम ऑफ लिगेंड क्या बात क्या लिखते थे? नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये देखिए ये कटायनिक पार्ट में जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम आया ना, ये देखिए मतलब कि एनायनिक पार्ट में, सॉरी, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम जो आयरन है, ये आयरन जो है सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक। हम लोग किसी को सेंट्रल मेटल एटम पहचानने में दिक्कत भी हो सकती है, भूल गया था। ये देखिए MLX, उस दिन मैं बताया था ना। ये देखिए M है, ये L है, ये लिगेंड है, और उसका X नंबर ऑफ लिगेंड है, ठीक। तो M क्या था? सेंट्रल मेटल एटम था, ठीक। आप जान जाइए, ठीक। ब्रैकेट में सेंट्रल मेटल एटम था ये। आप देखिए पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो हो गया। आप क्या लिखेंगे? नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इसको क्या लिखेंगे? जब ये एनायनिक पार्ट में आता है तो ये क्या हो जाएगा? फेरेट हो जाएगा, ठीक। इसको हम क्या लिखेंगे? फेरेट लिख दिए। पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट। फिर क्या लिखते थे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 है ना, तो हम रोमन नंबर में +2 को ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक। ये देखिए बहुत आसान है। जैसे नियम से हम लोग चले तो उस तरह चलें तो लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक। देखिए पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड, ठीक। अब देखिए हम इसका नाम लिखते हैं, ये हमारा ये वाला। अब ये कैसे करेंगे हम लोग? अब देखिए पहले क्या पहचानेंगे? कटायनिक पार्ट, फिर एनायनिक पार्ट। ये देखिए इसमें क्या है? ये वाला। ये देखिए हमने इसको न्यूट्रल में, एमाइन था ना, ये एमाइन था, मतलब कि हम इसको न्यूट्रल में लिखे थे, इसको हम लोग न्यूट्रल में लिखे थे, ठीक। यहाँ पे शायद 2 होगा, चलिए 3 लिखिए। ये क्या था? हमने जब इसको लिखे थे एमाइन, मतलब कि न्यूट्रल लिगेंड में, तो NH3 लिखे थे और H2O लिखे थे ना। इस किस में लिखे थे? न्यूट्रल में। तो H2O और NH3 हम लोग न्यूट्रल लिगेंड में लिखे थे, तो इन सब में कोई चार्ज होगा नहीं, ठीक।
जब इन सब में कोई चार्ज होगा नहीं तो ये Cl में -1 चार्ज होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एनायनिक। ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा एनायनिक पार्ट हो जाएगा, ये एनायनिक पार्ट हो जाएगा। ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, कटायनिक। ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, कटायनिक। ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, एनायनिक। ठीक, ये आप लोग पहचान गए कटायनिक एनायनिक पार्ट कौन होगा, ये डिटरमाइन कर लिए। अब क्या करेंगे, दूसरा मेथड हमारा क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर हम ये सेंट्रल मेटल एटम, ठीक, ये जो ब्रैकेट में होता है ये सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड होता है। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जिसका मतलब क्रोमियम का हमको सेंट्रल में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे, x मान लेंगे। x हो गया, चलिए ठीक है, x हो गया, प्लस ये क्या है, NH3 क्या था, न्यूट्रल लिगेंड था ना, न्यूट्रल लिगेंड था, तो हम इसको क्या करेंगे, 0, इसमें कोई चार्ज ही नहीं था। H2O में कितना चार्ज था, ये भी न्यूट्रल था, ये भी 0। ठीक, ये Cl में कितना चार्ज होता है, -1, तो 3 है तो -3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x - 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। तो क्रोमियम कितना आया, +3 चार्ज आया। ठीक, अब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम निकाल लिया। ठीक, जब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए तो अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे अब कटायनिक, या अब क्या करेंगे, कटायनिक पार्ट का पहले नाम लिखेंगे ना, अब हम नेम लिखेंगे ना, नाम। तो कटायनिक पार्ट कौन सा है, कटायनिक पार्ट हमारा ये कॉम्प्लेक्स है ना, कटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है, तो कटायनिक पार्ट का नाम इसमें क्या है, पहले क्या लिखेंगे हम लोग, लिगेंड का नाम लिखेंगे ना। ये देखिए ये एमाइन है, ये क्या है, एक्वा है। H2O को जब न्यूट्रल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्वा। ठीक, ये देखिए एमाइन है, एक्वा है, तो हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे नहीं। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, पहले ट्राई, हम लोग लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे, इसका ट्राई एमाइन। ठीक, ये देखिए ये कितना एमाइन है, ट्राई एमाइन लिख गया। अब क्या है, ट्राई एक्वा। देखिए इसमें स्पेस नहीं होता, डायरेक्ट पूरा कंटिन्यू लिखा जाता है, ट्राई एक्वा, ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा। ठीक, ट्राई एमाइन देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में AM, देखिए इसमें भी ए से शुरू है, जब ये दोनों सेम हो जाए तो हम MQ से मिलाते, पहले M आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर Q आता है। ठीक, इसे लिखा है ट्राई एमाइन ट्राई एक्वा। ठीक, ट्राई एमाइन ट्राई एक्वा हो गया। अब क्या लिखेंगे, लिगेंड के बाद क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का नेमिंग करेंगे ना, तो क्या हो गया, ये क्रोमियम, इसका ये कितना आया, क्रोमियम आया, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। फिर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आया, कितना है, 3 है ना, रोमन नंबर में 3 लिख देंगे इसका ब्रैकेट में। ठीक, अब देखिए ये क्या है, Cl है ना, ये क्या है, क्लोराइड, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोराइड। ठीक, क्लोराइड हो गया। ठीक, अब क्या लिखा, ये ट्राई एमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। ठीक, ये हो गया, इसका नाम लिख गया। अब देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिया, बहुत अच्छे से बताया है, इन तीनों की बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा और आप लोग अच्छे से इसको कर लेंगे। जैसे मैं मेथड बताया हूँ, नियम बताया हूँ, उसको आप लोग करते रहिएगा। ठीक, अब देखिए ये वाला करते हैं। ठीक, ये वाला करते हैं, ये पहले क्या, कटायनिक और एनायनिक पार्ट हम लोग ढूंढेंगे। तो हम देखिए ये क्या है, ये ईएन था, ये ईएन का स्ट्रक्चर कैसे हम लोग बनाते थे, ईएन का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते थे, ईएन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे, CH2 NH2 ये देखिए सेंट्रल मेटल में ये डोनेट करता था, बाइडेंटल लिगेंड होता था। तो ये देखिए ये CH2 NH2। तो ये क्या है, ईएन है। तो इसमें कोई चार्ज नहीं है ना, कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें कोई चार्ज ही है नहीं। इसमें जब कोई चार्ज नहीं है ना, इसमें कोई चार्ज नहीं है। ठीक, इसमें कितना चार्ज है, ये SO4 2 माइनस चार्ज होता है। ठीक, ये क्या चार्ज होता है, SO4 2 माइनस ये होता है। देखिए इसमें माइनस चार्ज है ना, तो इसलिए
ये क्या हो जाएगा -2। ये देखिए इसमें कोई चार्ज ही नहीं है, जब इसमें -2 होगा तो इसमें इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस पे भी कोई चार्ज प्लस आएगा, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स होता है हमेशा ये न्यूट्रल बना रहता है। ठीक, जब इसमें अगर -2 चार्ज आया 3 2 6 तो इसमें भी +6 चार्ज आ जाएगा, दोनों को न्यूट्रल कर लेगा। अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसमें -2 चार्ज, इसमें +2 चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक, देखिए ये क्या है, कटायनिक पार्ट हो गया, ये क्या है, एनायनिक पार्ट हो गया। हमने पहचान लिया कि कौन सा कटायनिक पार्ट होगा, कौन सा एनायनिक पार्ट होगा। ठीक, अगर किसी को दिक्कत हो रही है पहचानने में तो हम इसको ब्रेक ही कर देते हैं। ठीक, देखिए CO, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ईयन का होल थ्राइस का होल ट्वाइस 3SO4 2-। ठीक, देखिए ये 2- है ना, तो इस पे कितना होगा, ये जो कंपाउंड है 2 है, हर एक में +3 चार्ज होगा। ठीक, तो मैं दोनों को मिला के +6 चार्ज देगा, 3 2 6 +6 तो कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये क्या हो जाएगा, कटायनिक पार्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एनायनिक पार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से इसको पहचान गए हैं, मैं साफ कर देता हूँ। ठीक, देखिए ये कटायनिक पार्ट एनायनिक पार्ट आप लोग समझ गए हैं। अब हम क्या लिखेंगे, कटायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे। ठीक, कटाने मतलब कि कटाने में पहचान गए। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखा है, देखिए ये 2 है ना, तो 2x लिख गया। अब देखिए इस पे कोई चार्ज नहीं है ना, तो +0 कर दो। ठीक, इस पे +0 कर दो। अब देखिए ये क्या है, इस पे SO4 पे -2 चार्ज आता था ना, तो एक पे -2 तो 3 पे -6 आ जाएगा। ठीक, इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो जाएगा 2x - 6 = 0। क्या जाएगा, 2x = 6, x = 3। ठीक, x कोबाल्ट पे कितना आया, +3 चार्ज आया। ठीक, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, 3 आया। ठीक, 3 आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकाल लिए। अब हम इसका नाम लिखते हैं। ठीक, नाम लिखते हैं। नाम क्या लिखेंगे, देखिए क्या है, इसको हम लोग कहते हैं, ये इसका अगर नामनक्लेचर करेंगे। ठीक, देखिए ये नामनक्लेचर मैं कर देता हूँ, CH2 NH2 समझ गए। इसका नामनक्लेचर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इथेन 1,2-डाईएमीन। ठीक, क्या हो जाएगा, इथेन 1,2-डाईएमीन। इसका नाम बीच वाले क्या हो गया, इथेन 1,2-डाईएमीन, ये हो गया। चलिए ठीक है, आप लोग ये जान गए हैं, इथेन 1,2-डाईएमीन बीच वाले का होगा। तो देखिए ये क्या है, ये 3 है ना, तो हम इसको लिखते हैं क्या, ट्रिस। इसको हम लिखेंगे ट्रिस, क्या लिखेंगे, इथेन 1,2-डाईएमीन, इथेन 1,2-डाईएमीन हो गया। अब लिखिए, अब देखिए, अब हम क्या लिखेंगे इसको, अब हम नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे ना। सेंट्रल मेटल एटम का नेमिंग क्या है, ये कोबाल्ट है ना, ये कटायनिक पार्ट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। फिर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम क्या आ जाएगा, 3rd है ना, 3rd आएगा। इसको क्या हम लोग लिखते थे, SO4 को। फिर एनायनिक पार्ट को क्या लिखते हैं, सल्फेट। समझ गए, इसके क्या हो गया, ट्रिस, इथेन 1,2-डाईएमीन, कोबाल्ट 3 सल्फेट। ठीक, देखिए आप लोग इतना जान जाइए, इतना अच्छे से करिए। फिर आप इन दोनों को, ये क्या है, आपका होमवर्क है, ये दोनों क्या है, आपका होमवर्क है। आप इसको अच्छे से लगाइएगा, आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो मैं इसको कल बता दूंगा। ठीक, ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से वीडियो देखिए। एनसीईआरटी में भी अभी का एग्जाम्पल दिए हैं, मैंने उसको एनसीईआरटी एग्जाम्पल कुछ लिया है, ये दोनों जैसे कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी को भी देख लीजिएगा। अभी तो हम लोग
यूपीएससी नामक टीचर में क्या किए हैं कि ये इसको देके इसका मैं ये लिखा हूँ, अभी ये देके ये लिखेंगे ना। तो आज टाइम मतलब कि ज़्यादा हो रहा है वीडियो का, तो इसको हम कल कवर कर देंगे। फिर कल 1-2 लेक्चर में जो हमारा वीडियो मतलब कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका एंड हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए और हमारा वीडियो देखते रहिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमारा भी पढ़ाने में मन लगा रहे। समझ गए? तो चलिए ठीक है, थैंक यू।